हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ के टॉपिक फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ में फ्रॉड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉड की डेफिनेशन की। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 17 के अनुसार जब अनुबंध का एक पक्षकार या उसकी ओर से उसका एजेंट या प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार या उसके एजेंट को धोखा देने के अभिप्राय से अथवा उसको अनुबंध करने के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से हमारे नीचे जो हम अब डिस्कस करेंगे इनमें से कोई कार्य करता है तो हम कहेंगे कि उसने कपट का प्रयोग किया है। यानी कोई ऐसा कार्य करना एक व्यक्ति या उसके एजेंट के द्वारा जिसमें उसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है और उसमें वह यदि इन कार्यों को करता है तो हम कहेंगे कपट का प्रयोग किया गया। वो कौन से कार्य हैं? सबसे पहले सजेशन दैट ए फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट ट्रू। किसी व्यक्ति को असत्य बात को सत्य बताकर जो है यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में उसे एंटर करने के लिए इंड्यूस करते हैं तो हम कहेंगे फ्रॉड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। यदि आप अपने किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाते हैं तो ऐसे में यदि आपका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंड्यूस करना है और आपने उस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया है तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पर फ्रॉड का प्रयोग किया गया है। ऐसा कोई प्रॉमिस जिसमें इंटेंशन ये है कि इस प्रॉमिस को पूरा नहीं करना है, तो शुरुआत से ही जब आपकी ये इंटेंशन है कि प्रॉमिस को आपने आगे फ्यूचर में पूरा नहीं करना है तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि आपने कपट का प्रयोग किया है। ऐसा कोई कार्य जो किसी कानून के द्वारा फ्रेडुलेंट घोषित किया गया है वह भी फ्रॉड के अंतर्गत आता है। तो इसका अर्थ है कोई ऐसा तथ्य जो सत्य नहीं है और आप उसे सत्य बता रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण फैक्ट को छुपा रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉमिस कर रहे हैं जिसमें आपकी इंटेंशन उसे पूरा करना नहीं है, या किसी कानून के द्वारा कोई कपटमय कार्य घोषित किया गया है। यदि इन सभी कार्यों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंड्यूस करते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये फ्री कंसेंट नहीं है, आपने यहाँ पर कपट यानी फ्रॉड का प्रयोग किया है। ये हमारा सेक्शन 17 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर सबसे पहले है कि कोई जो कार्य किया गया है जो कपट में है वह पार्टी के द्वारा स्वयं भी हो सकता है और उसके एजेंट या प्रतिनिधि के द्वारा भी किया जा सकता है। फ्रेडुलेंट एक्ट का उद्देश्य जो है वह दूसरी पार्टी को धोखा देना होना चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये कपट किया गया है यह एक व्यक्ति या उसके एजेंट के द्वारा दूसरे व्यक्ति या उसके एजेंट जिसे उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए इंड्यूस किया जा रहा है उसके अगेंस्ट होना चाहिए। और चौथी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वास्तव में इस कार्य से दूसरी पार्टी को नुकसान होना चाहिए। ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, यानी कि कार्य जो है जो कपट में कार्य है वह पार्टी और या उसके एजेंट के द्वारा होना चाहिए, हो सकता है। दूसरा, फ्रेडुलेंट एक्ट का उद्देश्य दूसरे को धोखा देना है, यह दूसरे व्यक्ति या उसके एजेंट के प्रति कपट का प्रयोग किया गया है और वास्तव में उस व्यक्ति को इस कपट से नुकसान हुआ है। अब आती है फ्रॉड को में सबसे पहले जो हमने किया था कि फ्रेडुलेंट वर्क जो है वह आपकी पार्टी के द्वारा भी हो सकता है और उसके एजेंट के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा कपटमय कार्य जो किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि के द्वारा किया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है रेसा रिवर सिल्वर माइनिंग वर्सेस स्मिथ। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक मिथ्या वर्णन किया गया जिससे कि स्मिथ प्रेरित होकर उसमें उस कंपनी के शेयर को खरीद लेता है। बाद में पता चलता है कि यह बात जो प्रोस्पेक्टस में कही गई थी वह झूठी है। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के प्रतिनिधि होते हैं तो कंपनी की ओर से उसके प्रतिनिधि के द्वारा यदि मिथ्या वर्णन किया गया है तो इसके लिए कंपनी को दोषी माना गया और स्मिथ के
जो ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल घोषित किया गया। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। सबसे पहला पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, उसमें ये कहा था कि यदि एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की किसी बात को जो कि सत्य नहीं है लेकिन कहती है कि यह सत्य है, यानी किसी असत्य बात को जानते हुए भी जानबूझकर आप सत्य घोषित करते हैं या सत्य कहते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि उसने कपट का प्रयोग किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए व्यक्ति जो है बी को एक जो है पेयर जो है शू का वो बेचता है और कहता है कि ये काफ लेदर से बना हुआ है, जबकि ए स्वयं जानता है कि यह जूता आम लेदर का बना हुआ है, काफ लेदर का नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर जानबूझकर आप जो है एक असत्य बात को सत्य कह रहे हैं, तो यहाँ कपट का प्रयोग माना गया और अनुबंध व्यर्थनीय घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा कि यहाँ पर हमने कहा है कि किसी असत्य बात को सत्य कहना कपट है, लेकिन यदि आप सिर्फ अपना ओपिनियन मात्र दे रहे हैं तो ऐसे में ये फ्रॉड में नहीं आएगा। जैसे ए व्यक्ति बी को अपनी कार बेचता है और कहता है कि शायद मेरे हिसाब से ये गाड़ी 1 लीटर में 16 किलोमीटर चल पाएगी, जबकि वास्तव में वो 16 किलोमीटर नहीं चल पाती है। लेकिन यहाँ पर ए व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये गाड़ी 16 किलोमीटर 1 लीटर में चलेगी, यहाँ पर उसने सिर्फ अपना ओपिनियन मात्र दिया है, जो कि कपट के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। यस, यदि आप किसी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं और जानबूझकर उस फैक्ट को छुपाते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उसने कपट का प्रयोग किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की इस पार्टी जो है इसका कर्तव्य बनता था कि इस महत्वपूर्ण तथ्य जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रभाव डाल रहा है उसे दूसरी पार्टी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। यदि वो नहीं करता है तो हम कहेंगे कि उसने कपट का प्रयोग किया है। ए जो है बी को अपनी कार बेचता है। ए की इस कार के अंदर एक ऐसा डिफेक्ट है जो बड़ा डिफेक्ट है, मेजर डिफेक्ट है, लेकिन वो साधारण आंखों से पता नहीं चलता। ए को पता है कि यह जो कार है इसमें आपके बहुत बड़ा डिफेक्ट है और जो कि बी व्यक्ति को नज़र नहीं आ रहा। तो यदि वो जानबूझकर यहाँ पर ये बात बी से छुपाता है तो हम कहेंगे कि ए ने जो है ये तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य बी से छुपाया है, तो यहाँ पर कपट का प्रयोग माना गया। इसी प्रकार से ऐसा प्रॉमिस जो इस इंटेंशन से किया गया है कि इसे हम आगे जाकर पूरा नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राधा राम से लोन लेती है और प्रॉमिस करती है कि वह फ्यूचर में एक सर्टेन डेट पर इसे वापस कर देगी, जबकि सच्चाई ये है कि राधा की इंटेंशन शुरू से ही है कि राम से लोन लेकर वह इसे वापस नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसने कपट का प्रयोग किया है। ऐसा कोई एक्ट जो आपके किसी कानून के द्वारा कपट में घोषित किया गया है, जैसे अभी आप बात की थी हमने कि किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में यदि मिथ्या वर्णन किया गया है तो वो फ्रॉड माना जाता है, क्योंकि कंपनी लॉ में कहा है कि प्रोस्पेक्टस में दी गई सूचना जो है वो सही होनी चाहिए। यदि आप सही सूचना नहीं देते तो प्रोस्पेक्टस जो है उसको लिखने वाले व्यक्ति जो हैं उसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को डिसीव करना चाह रहे हैं या उसको धोखा देना चाह रहे हैं या कोई भी कपट में कार्य करते हैं जिसमें आपका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को चीट करना है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ कपट का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक एग्जाम्पल है। यहाँ एक व्यक्ति जो है एडवर्टीजमेंट में जो है ये कहता है कि वह अपनी वस्तुएं जो हैं मार्केट से हाफ रेट में बेच देगा, लेकिन शर्त उसने रखी कि यदि आपके कस्टमर जो हैं वो आधी पेमेंट एडवांस में देंगे तो वह उसे हाफ रेट पर बेचेगा, जबकि उसमें जैसे ही उसे हाफ पेमेंट रिसीव हो जाती है वह मार्केट छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि उसने कपट में कार्य किया है और ऐसे में जो आपकी एग्रीव्ड पार्टी हैं उनकी इच्छा पर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। अब आती है बात फॉर्म्स ऑफ फ्रॉड की। सबसे पहले बात आती है फ्रॉड बाय सजेशन।
फ्रॉड बाय सजेशन का मतलब है किसी असत्य बात को जानबूझकर सत्य बताना या सत्य होने का सुझाव देना। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी झूठी बात को सत्य कहकर बता रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, वो है कालामी वर्सेस परपरिक। इसमें क्या है कि नीलाम कराने वाला व्यक्ति जो है वह अपनी नीलामी के द्वारा जो बिक्री करने वाली संपत्ति है उसके बारे में झूठी बातें कहता है। तो ऐसे में ये कहा गया कि नीलाम करने वाले व्यक्ति ने अपने सुझाव के द्वारा झूठी बात को सत्य कहकर बताया है और उसके आधार पर यदि कोई नीलामी होती है तो वह नीलामी पूरी नहीं मानी जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो समाप्त माना जाएगा एग्रीव्ड पार्टी यानी पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर। फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट, यहाँ पर मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, यदि आप किसी महत्वपूर्ण बात को जानबूझकर जो है वो नहीं बताते हैं तो वह भी हमारा फ्रॉड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपके पास कई तरह के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको बताती हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी संपत्ति बेचता है। वो संपत्ति जो है पहले से ही बेचने वाले व्यक्ति ने कहीं पर बंधक रखी हुई है। बी को जब संपत्ति बेची जाती है वह जानबूझकर ये बात कि यह संपत्ति बंधक रखी हुई है वो दूसरे पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी सेल करने वाली आपकी एसेट है उसके जो दोष हैं या वो यदि मोर्गेज रखी है तो आपका कर्तव्य बनता है कि खरीदने वाले व्यक्ति को ये सब बातें बताएं, लेकिन आप जानबूझकर इसे छुपाते हैं तो यह हमारा एक्टिव कंसीलमेंट माना जाएगा और फ्रॉड के अंतर्गत लिया जाएगा। इसी प्रकार से पूरा ना किया जाने के उद्देश्य से यदि आप कोई जो है किसी प्रकार का प्रॉमिस करते हैं, कोई वचन देते हैं तो वह भी फ्रॉड के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति जो कि दिवालिया घोषित किया जाने वाला है और वह किसी व्यक्ति से 50,000 रुपये का लोन लेता है और कहता है कि मैं उसे 2 महीने के बाद रिटर्न कर दूंगा। तो यह कार्य जो है इसलिए किया गया है क्योंकि इसे पूरा नहीं किया जाना, क्योंकि दिवालिया जो है जब व्यक्ति हो जाता है तो इसका मतलब उसके पास इतनी एसेट्स नहीं होती जिससे कि वो अपनी लायबिलिटी को पे करे। तो जब उसे पता ही है कि वह दिवालिया घोषित होने वाला है तो इसका मतलब उसे पहले से ये मालूम है कि वह अपने इस प्रॉमिस को फ्यूचर में पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि उसने इसे धोखा देने के उद्देश्य से कपट से ये जो दूसरे व्यक्ति की कंसेंट ली है और ये आपका अनुबंध जो है वो आपका कपट में घोषित किया गया और यहाँ पर जो है आपके जो पीड़ित पक्षकार है कि उसकी इच्छा पर यह अनुबंध समाप्त माना गया। ऐसा कोई कार्य जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को धोखा देना चाहते हैं तो धोखा देने के उद्देश्य से यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वो भी हमारा जो है कपट के द्वारा सहमति प्राप्त की गई है और ऐसा अनुबंध जो है वह पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा। फ्रॉड बाय साइलेंस, आप जब चुप रहते हैं, मौन रहते हैं तो इसे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मौन रहना जो है और उसके द्वारा आप किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो यह परिस्थिति पर निर्भर करती है कि साइलेंस रहना, मौन रहना कपट है या नहीं। स्टूडेंट्स, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि साइलेंस यानी कि मौन रहना फ्रॉड है या नहीं है। सेक्शन 17 कहता है किसी भी फैक्ट के बारे में यदि आप चुप रहते हैं और उससे दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है तो यह फ्रॉड नहीं है, जब तक कि आपकी सर्कमस्टांसिस जो हैं वो ऐसी ना हो कि आपकी ड्यूटी बनती है कि जहां आप चुप रह रहे हैं तो वहां पर आपको बोलना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जहां चुप रहना अपने आप में बोलने के बराबर है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि साइलेंस का प्रयोग, साइलेंस जो है वो उसमें आप यदि रहते हैं साइलेंट तो फ्रॉड का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी फैक्ट के संबंध में यदि आप मौन रहते हैं
जो अनुबंध करने वाले पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, तब तक कपट नहीं माना जाता जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बोलना ना हो अथवा मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर हो। तो यहाँ पर एक केस जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर कि जो mere silence as to the fact likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not a fraud। तो यहाँ पर शेर खान वर्सेस अख्तरदीन के केस से हम समझेंगे। यहाँ एक माइनर है, उसने प्रोमिसरी नोट लिखा और यहाँ पर जब वो प्रतिज्ञा पत्र लिखता है तो वह डिस्क्लोज नहीं करता कि उसकी एज क्या है। तो यहाँ पर दूसरी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, वहाँ पर उससे आशा की जाती है कि वह अनुबंध के संबंध में सभी फैक्ट्स की जांच पड़ताल करे। माइनर के द्वारा अपनी एज को छुपाना या एज को डिस्क्लोज ना करना फ्रॉड नहीं माना गया। यहाँ पर यह माना जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यक्ति को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपके अनुबंध में एंटर करना चाहिए। लेकिन कहाँ पर आपका साइलेंट रहना फ्रॉड माना जाता है? तो अभी तक हमने जो किया कि जब भी कोई कार्य किया जाता है या जो कोई अनुबंध किया जाता है तो अनुबंध के पक्षकारों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सभी फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले पक्षकार के अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह जो है कॉन्ट्रैक्ट के सभी फैक्ट्स को देखकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर साइलेंट रहना फ्रॉड माना जाता है। जैसे जहां पर सिचुएशन ऐसी है जहां एक व्यक्ति जो है उसका कर्तव्य बनता है कि उसे ट्रुथ बता देना चाहिए, और यदि वह ट्रुथ नहीं बताता और चुप रहता है, सत्य नहीं बताता और चुप रहना, वहाँ पर फ्रॉड माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि साइलेंस जो है वो अपने आप में बोलने के बराबर है। तो अब हम करते हैं पहला केस, जहाँ पर सिचुएशन ऐसी है जहाँ एक व्यक्ति लॉ के द्वारा जो है बाउंड है कि उसे ट्रुथ को रिवील करना है, सच्चाई बतानी है। तो यहाँ पर यदि वो व्यक्ति सत्य नहीं बताता और ना उसके बारे में ना कहता है लेकिन चुप रहता है, तो हम ये कहेंगे यहाँ कपट का प्रयोग किया है। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज ए मटेरियल फैक्ट, जहाँ पर आपका एक वैधानिक उत्तरदायित्व है कि आपको अपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मटेरियल फैक्ट हैं उन्हें दूसरे व्यक्ति के समक्ष रखना चाहिए। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 55 और सेक्शन 108 के अनुसार जो भी व्यक्ति अपनी एसेट को बेचना चाहता है तो वह एसेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उसे क्रेता को बता देने चाहिए। और इसी प्रकार से यदि हम लेसर और लेसी की बात करें, पट्टादाता और पट्टेधारी की बात करें, तो यहाँ पर भी पट्टेदाता की कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि वह पट्टे पर लेने वाला जो व्यक्ति है संपत्ति को, उस व्यक्ति को उस जो एसेट है उसके संबंध में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें उसे बताना चाहिए। लेकिन यदि आप उन जो है मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो हम ये कहेंगे कपट का प्रयोग किया गया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एटमोस्ट गुड फेथ पर यानी कि एक दूसरे के विश्वास पर आधारित होते हैं, तो वो अनुबंध जो हैं उसमें भी दूसरे व्यक्ति को समक्ष आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट या जो आपके मटेरियल फैक्ट हैं वो डिस्क्लोज करने चाहिए। सबसे पहले है फैमिली सेटलमेंट। जब भी आपके परिवार के मध्य किसी भी प्रकार का समझौता होता है तो परिवार के सदस्य, क्योंकि आपसी प्रेम और सद्भावना पर ये फैमिली टिकी होती है, तो उनसे आशा की जाती है कि फैमिली सेटलमेंट के समय आपको सारे फैक्ट्स में जो हैं वो डिस्क्लोज करने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, बीमे के अनुबंध में भी यह आशा की जाती है कि बीमित व्यक्ति और बीमा कराने वाले व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट के
करने की विषय वस्तु के संबंध में सभी फैक्ट जो हैं डिस्क्लोज करने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड, यदि आप कोई भूमि बेचते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी आपके बेचने वाले व्यक्ति को लैंड के मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी का जो अनुबंध होता है उस समय पर भी यह आशा की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट के तथ्य दोनों पार्टीज़ को क्लियर होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर को अलॉटमेंट करने के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें भी ये आशा की जाती है कि कंपनी सभी तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अपने शेयर होल्डर के समक्ष प्रस्तुत करे। मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट भी क्योंकि सद्भावना पर आधारित होता है तो ये आशा की जाती है कि मैरिज की दोनों पार्टी महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्क्लोज करें। पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट भी क्योंकि विश्वास पर आधारित है तो पार्टनर से आशा की जाती है कि वह किसी तथ्य का छुपाव नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे वो सिचुएशन जहाँ पर आपको जो है अपने मटेरियल फैक्ट जो हैं वो बताने चाहिए। अब आता है आपका इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड। इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड में आपके पास है राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। इसका अर्थ है अनुबंध को रद्द करने का अधिकार। जब अनुबंध में किसी पक्षकार की सहमति कपट के द्वारा प्राप्त की जाती है तो ऐसे में इस पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर यह अनुबंध व्यर्थनीय होता है। उसे अधिकार होता है कि वह चाहे तो इस अनुबंध को अफर्म कर सकता है, इसको वैध घोषित कर सकता है और चाहे तो इसको व्यर्थ घोषित कर सकता है। तो इसके लिए जब आपके पीड़ित पक्षकार को पता चल जाता है कि कपट के द्वारा सहमति प्राप्त की गई है तो उसे उचित समय में कार्यवाही करनी होती है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अनुबंध रद्द करने का अधिकार जो है वो तब समाप्त हो जाता है जब किसी पक्षकार की सहमति कपट में मौन द्वारा प्राप्त की जाती है और उस पक्षकार के सामान्य साधारण प्रयत्नों से सत्य का पता लगाया जा सकता था। जैसे कई बार जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते समय दूसरा व्यक्ति जो है उसके आचार विचार से आपको लगता है कि यह व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, चुप रह रहा है, तो ऐसे केस में आप जो है थोड़ी सी कोशिश करते तो आप इस बात के बारे में जो आपसे छिपाया गया है उसका पता लगा सकते थे। तो यहाँ पर यदि आप साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी इस बात को पता लगाने में सक्षम था लेकिन उसने वो कार्य नहीं किया तो यहाँ पर अनुबंध जो है रद्द करने का अधिकार पीड़ित पक्षकार को नहीं होगा, क्योंकि पीड़ित पक्षकार जो है इस बात का आसानी से पता लगा सकता था कि दूसरा व्यक्ति जो है यदि चुप है तो वह झूठ बोल रहा है या सत्य बात जो है उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है या जो है वह झूठी बात के लिए जब चुप है तो इसका मतलब ये है कि वह कपट का प्रयोग कर रहा है। तो आपके पास जो है समय था लेकिन आप यदि उसका पता लगाने में जो है कोशिश नहीं करते हैं तो आप अपनी रेपुडिएट करने के अधिकार को खो देंगे। जब एक पक्षकार, दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि तब भी एक पीड़ित पक्षकार अपने रेपुडिएट करने के अधिकार को खो देता है जब एक पक्षकार ने धोखा कपट से किया हो परंतु दूसरे पक्षकार ने उस कपट से अनजान रहकर सहमति दी हो। यानी कि यहाँ पर एक पक्षकार ने धोखा जो है या कपट तो किया है लेकिन वहाँ पर दूसरे पक्षकार ने उस कपट को मतलब जानते हुए अनजान बनकर उस पर अपनी सहमति दी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो अपने रेपुडिएशन का जो अधिकार है उसको खो देगा। नेक्स्ट हमारा अधिकार है राइट टू अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनुबंध की पुष्टि करने का अधिकार। सेक्शन 19 के अनुसार ये भी प्रावधान है कि यदि पक्षकार की सहमति कपट के द्वारा प्राप्त की है लेकिन यदि उसे लगता है कि यह अनुबंध पूरा होना चाहिए तो वह इस अनुबंध की पुष्टि भी कर सकता है। इसी प्रकार से क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन। क्लेम फॉर रेस्टिट्यूशन का मतलब है प्रत्यस्थापन एवं क्षतिपूर्ति का अधिकार। कपट के आधार पर यदि कोई अनुबंध किया गया है तो यहाँ पर अनुबंध को रद्द किया जा सकता है, लेकिन यदि दोनों पक्षकारों ने
उससे कुछ लाभ प्राप्त किया है तो ऐसे में दोनों पक्षकारों को वो लाभ दूसरी पार्टी को लौटाना होगा। इसके साथ एक चीज़ और है कि यदि कोई व्यक्ति जो पीड़ित पक्षकार है वह कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म तो कर देता है, लेकिन उससे उसे इस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ हानि हुई है तो वो हानि की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकता है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड में है कि वह पक्षकार जो पीड़ित पक्षकार है जिसकी इच्छा कपट के द्वारा प्राप्त की गई है वह अनुबंध को रद्द कर सकता है, अनुबंध की पुष्टि कर सकता है और साथ ही यदि इस अनुबंध से पार्टीज ने कोई लाभ प्राप्त किया है तो वह विपरीत पार्टी को इस लाभ को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें यदि कॉन्ट्रैक्ट अफर्म किया जाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के से आपके पीड़ित पक्षकार को कोई हानि होती है तो उस हानि की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार भी पीड़ित पक्षकार को रहेगा। ये था स्टूडेंट सेक्शन 19 में, जिसमें फ्रॉड के इफेक्ट या प्रभाव बताए गए हैं। अब मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो के थ्रू लेक्चर समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।